Assalamu alaikum. Today we will discuss about the application of ultraviolet spectroscopy. The first application of ultraviolet spectroscopy is that it can be used in a quantitative analysis. Quantitative analysis क्या होती है? किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मालूम करने को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी सोल्यूशन है, कोई ड्रग सोल्यूशन है, कोई और इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है जिसमें हमें उस किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की, किसी स्पेसिफिक यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल की क्वांटिटी मालूम करनी है कि वो कितने माइक्रोग्राम और मिलीग्राम पर एमएल सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो हम उसकी क्वांटिटी इजीली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। The metal salt solution which are colored, for example copper, iron, nickel, etc., and any other compound which are active in a UV visible region, they can be easily quantified by the help of Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's law हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ये क्या है Beer-Lambert's law? क्या कहता है कि absorption is directly proportional to the concentration and path length of the solution. तो अगर आप बेयर्स लैम्बर्ट लॉ का कैलिब्रेशन ग्राफ ड्रॉ करें, ये क्या चीज़ है? कैलिब्रेशन ग्राफ है, किसमें बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस वैल्यू। एक्स एक्सिस पे क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे क्या एब्जॉर्प्शन वैल्यू। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना लें, 5 to 7 8 डिफरेंट कंसंट्रेशन का, जिसमें सीरियल डाइल्यूशन का आप सोल्यूशन बना ले और उनकी आप एब्जॉर्बेंस नोट करते थे। अगर वो यूवी विजिबल रीजन में एक्टिव है तो वो लाजमी बात है एब्जॉर्प्शन शो करेगा। और बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के फॉलो करते हुए अगर आप सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन विद टू द एब्जॉर्बेंस। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 40 माइक्रोमोलर का सोल्यूशन था, यहाँ पे ये 70 माइक्रोमोलर का सोल्यूशन है, तो 40 माइक्रोमोलर की जो एब्जॉर्बेंस है वो अराउंड 0.4 एब्जॉर्बेंस है, और जो 70 माइक्रोमोलर की है वो थोड़ी 0.5 से थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा एब्जॉर्बेंस है। तो जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इन दोनों के दरमियान में अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये क्या बन जाता है? ये कैलिब्रेशन कर्व बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन ग्राफ और कैलिब्रेशन ग्राफ। अब क्या है कि अगर आपके पास ये एक दफ़ा कैलिब्रेशन का ग्राफ डेवलप हो गया, अब उसके बाद कोई भी अननोन सोल्यूशन, आप किसी भी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ का हो, आपको नहीं पता कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, आप उसको जस्ट आप उसका सोल्यूशन बनाए और आप उसको उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लें। अब वो एब्जॉर्बेंस इस रीजन में कहीं पे भी लाई करती है। फॉर एग्जांपल उसकी एब्जॉर्बेंस आती है हमारे पास 1.4, तो अब ये 1.4 की वैल्यू से इसको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए उसके रिलेटेड यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप अराउंड 140 माइक्रोमोलर का सोल्यूशन की उसकी स्ट्रेंथ होगी। इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एब्जॉर्बेंस आई है, 1 एब्जॉर्बेंस के यहाँ पे प्लॉट लाइन ड्रॉ करें और देन वहाँ से आप एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो आपके पास जितनी भी वैल्यू पे एक्स एक्सिस के ग्राफ पे कंसंट्रेशन आ रही होगी वो आपकी क्वांटिटी होगी उस अननोन सोल्यूशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इज टू डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी यूवी एक्टिव सोल्यूशन व्हिच फॉलोज बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। सेकेंड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन से किस्म का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर द इंस्ट्रूमेंट वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल लैम्डा मैक्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्शन होता है ये लैम्डा मैक्स कहलाता है। अब ये स्पेसिफिक है, द लैम्डा मैक्स इज कांस्टेंट फॉर ईच फंक्शनल ग्रुप। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमेशा किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए वो लैम्डा मैक्स फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। If we know lambda max for the particular sample, we can decide the type of functional group present in it as a lambda max is a characteristic property.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें तो आपके पास ये 3 यूवी एक्टिव के ग्राफ मौजूद हैं। ये यहाँ पे 3 ग्राफ मौजूद हैं, जिसमें ये आपके पास ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो बेंजीन का ग्राफ है, ब्लू वाला ग्राफ जो है वो फिनोल का ग्राफ है, एंड जो रेड वाला ग्राफ है वो पैरा नाइट्रोफिनोल का ग्राफ है। अगर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में हो तो बेंजीन क्या है, जस्ट सिंपल बेंजीन रिंग है। फिनोल क्या है, उस बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, एंड पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होगा कि पैरा पोजीशन टू द OH ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो पैरा नाइट्रोफिनोल कहलाएगा। अब पैरा नाइट्रोफिनोल का है नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो आपके पास देखिए उसकी कंप्लीट एक डिफरेंट स्पेक्ट्रा है, जो फिनोल है उसका कंप्लीट एक डिफरेंट स्पेक्ट्रा है, और बेंजीन जो है उसका एक कंप्लीट डिफरेंट स्पेक्ट्रा है। तो इस तरह से हर किसी का पैरा नाइट्रोफिनोल का लैम्डा मैक्स फिक्स्ड होगा, फिनोल का लैम्डा मैक्स फिक्स्ड होगा। तो आप इनके लैम्डा मैक्स जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसकी मदद से आप उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस इजीली कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, सिस एंड ट्रांस, ये आप लोग फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हुए हैं। सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। Since and trans, each geometrical isomers have its own characteristic lambda max. Therefore, from lambda max we can identify geometrical isomer. जो cis isomer है और जो ट्रांस आइसोमर है वो दोनों अपना अपना एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमारे पास सिनेमिक एसिड का सिस एंड ट्रांसफॉर्म का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है। सिनेमिक एसिड एग्जिबिट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ये एग्जाम्पल है। जो रेड स्पेक्ट्रा है वो आपके पास सिस फॉर्म ऑफ सिनेमिक एसिड है, और जो ब्लैक स्पेक्ट्रा है वो आपके पास ट्रांस फॉर्म ऑफ सिनेमिक एसिड है। स्पेक्ट्रा से आप इजीली देखें फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस का जो लैम्डा मैक्स है वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है 270 नैनोमीटर के पास, और जो ट्रांस का जो लैम्डा मैक्स आ रहा है वो 250 से थोड़ा से ज्यादा 255 और 260, ये रफली एक आइडिया बता रही हूँ, लेकिन आप स्पेक्ट्रा देख सकते हैं कि दोनों में वाज़े डिफरेंस है उनके लैम्डा मैक्स से, जिससे हम उनके सिस और ट्रांस को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि ये सोल्यूशन सिनेमिक एसिड का है, लेकिन किस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, हम उसका अगर यूवी स्पेक्ट्रा लें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर इट इज प्रेजेंट इन अ सिस फॉर्म और अ ट्रांस फॉर्म। फोर्थ हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्या होती है कि आप किसी भी विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब, क्या बात समझ में है कि हमें पता है कि कोई भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। कैसे, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T, जो टाइम है log A ओवर A माइनस एक्स। हियर A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन कोई भी हम लगाने जा रहे हैं, उसका केमिकल रिएक्शन का हमने रेट कांस्टेंट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बिफोर रिएक्शन हम उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे, और देन उसके बाद हम जितने टाइम, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स का रिएक्शन है या 3 आवर्स का रिएक्शन है, तो उसके बाद की लास्ट की हम एक उसकी फाइनल दोबारा फिर उसकी एब्जॉर्बेंस लेके उसकी फाइनल कंसंट्रेशन उसके बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, उससे पहले ज़्यादातर कैलिब्रेशन कर्व डेवलप होगा। कैलिब्रेशन कर्व की मदद से आप बिफोर एंड आफ्टर की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द सोल्यूशन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप इस इक्वेशन से उसका के कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। आइदर फॉलो रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर की अलग इक्वेशन है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताने के बदले बताइए, क्योंकि काइनेटिक्स हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक नहीं है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप काइनेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आप उसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट निकल आए तो उसका हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ वो भी कैलकुलेट हो सकती है। तो ये जितने भी काइनेटिक पैरामीटर्स हैं ये सारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं।
फिफ्थ हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ टॉटोमर्स। टॉटोमर्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कीटो एंड इनोल फॉर्म है वो ये आपस में टॉटोमर यानी कि एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म से कीटोन फॉर्म, ये आपस में कन्वर्जन होती रहती है। तो अगर हमने डिटर्मिनेशन करनी है टॉटोमेरिज्म की कि इसमें टॉटोमेरिज्म हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसको इजीली उसका और उसका अगर इक्विलिब्रियम है तो वो भी हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है ये एसिटो एसिटिक ईस्टर का है। ये एसिटो एसिटिक ईस्टर जो एग्जिबिट होता है इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म इनोल एंड कीटो फॉर्म, और जिसको आप देख सकते हैं कि ये दे शो अ डेफिनेट डिफरेंट लैम्डा मैक्स। ये जो ब्लू स्पेक्ट्रा है ये आपके पास इनोल फॉर्म का है, एंड जो आपके पास रेड स्पेक्ट्रा है वो कीटो फॉर्म का है। आप देख सकते हैं इनोल का जो लैम्डा मैक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पोजीशन पर है, जो कि अराउंड आपके पास 300 के नियरेस्ट है, और जो कीटो फॉर्म का लैम्डा मैक्स है वो आपके पास कोई अराउंड 270 लैम्डा नैनोमीटर वेवलेंथ के अराउंड है, जिससे आप इजीली उनके टॉटोमेरिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस टॉटोमेरिक फॉर्म में है और आइदर दे आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट। एंड द सिक्स एप्लीकेशन इज ऑफ डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर हमें किसी भी इम्प्योरिटी के बारे में मालूम करना है या हम कोई भी हमारे पास अननोन कंपाउंड और हम मालूम करना चाहते हैं कि इसमें कोई अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा अदर देन कोई और तो यूवी विजिबल अब्जॉर्बिंग रीजन में कोई मॉइटी नहीं प्रेजेंट, तो हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो स्पेक्ट्रा हैं फ्लेवेनॉन का, दोनों का देखें स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। फ्लेवेनॉन का ये दोनों स्ट्रक्चर हैं लेकिन दोनों फ्लेवेनॉन के स्पेक्ट्रा हैं, लेकिन जो ए स्पेक्ट्रा है उसमें आप देखें बहुत हमारे पास शार्प लैम्डा मैक्स मिल रहा है अराउंड 270 नैनोमीटर, जबकि आपके पास जो बी स्पेक्ट्रा है उसमें हमारे पास अराउंड 320 के नियर लैम्डा मैक्स मिल रहा है कि जो हमारा लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ पे एक तो शिफ्ट हो गया, और उसके अलावा एक इस रीजन में 250 के रीजन में एक नई पीक डेवलप हो रही है, जिससे हम उसमें प्रेजेंट फ्लेवेनॉन में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अदर देन फ्लेवेनॉन देयर आर सम अदर थिंग्स मे आल्सो बी प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, that is the B solution. Additional peak will appear in the spectrum if the impurities is present in the solution. कोई यहाँ तो एडिशनल पीक हमारे पास डेवलप हो जाती है, जैसे इस केस में हो रहा है कि यहाँ पे देखें 250 के रीजन में इस तरह की कोई भी पीक नहीं थी, जो कि हमें यहाँ पे इस रीजन में मिल रही है। ये जो नया एक कर्व डेवलप हो रहा है, और बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ कैन आल्सो बी यूज्ड, कि जैसे अगर इस वाले पे था कि इस वाले ए सोल्यूशन में हमारे पास अराउंड 270 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स है उसकी, और इस वाले पे यहाँ भी अगर हम 270 पे लैम्डा मैक्स देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है लैम्डा मैक्स में। तो हम अगर कोई नई स्पेसिफिक पीक नहीं डबल यहाँ पे तो देखें इस वाले स्पेक्ट्रम में तो बिल्कुल लॉन्गर वेवलेंथ पे ही इस पे लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रही है, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि हमारे पास लैम्डा मैक्स नहीं शिफ्ट होता है और कोई नई पीक भी डेवलप नहीं होती है, जिसका ये हो सकता है कि जो हमारे पास दूसरी इम्प्योरिटी है वो यूवी विजिबल रीजन में एक्टिव ना हो। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये पीक हाइट कम हो जाती है जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमें मिल रही है। तो अगर हमारे पास ये पीक हाइट इस तरह से थोड़ी शॉर्टर हाइट पे भी मिल रही हो, यानी कि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट अगर इसमें आ रहा हो, तो भी वो इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस को डिपेक्ट कर रही होती है। इस वाली सिचुएशन में तो हमारे पास देखिए ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी मिल रहा है और एक नई पीक भी मिल रही है, जो कि बता रहा है कि इसमें जो अदर देन फ्लेवेनॉन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो यूवी एक्टिव है। लेकिन अगर यूवी एक्टिव ना इम्प्योरिटी हो तो सिचुएशन में क्या होता है, जस्ट हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है, हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, पीक हाइट कम हो जाती है एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो हम उसको भी मेजर करके इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर दिस सॉल्यूशन इज अ प्योर और इम्प्योर। दैट्स ऑल
about the application of ultraviolet visible spectroscopy. If you find any difficulty in any section up till now, you may ask either on the Google Classroom or a WhatsApp group or whatever way you would like. I'll answer your queries. Thank you so much.